वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम नया सेशन शुरू कर रहे हैं आप क्लास 9 के बच्चों के लिए। और आज की जो वीडियो है वो मैं एसएसटी के साथ शुरू करने वाला हूँ। पूरे साल स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके लिए एसएसटी, साइंस, मैथ्स, इनकी वीडियोस कंटिन्यूअसली इसमें डलती चली जाएंगी। और साथ ही साथ हम आपकी पूरे साल का एक रोड मैप बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि साल में आपको पूरे साल में पढ़ाई करनी कैसे है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हिस्ट्री पे बनेगा। और हिस्ट्री को लेके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन रखते हैं कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, बहुत अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हिस्ट्री को आपको ऐसे पढ़ाऊं कि आपको हिस्ट्री के जो लेसन्स है वो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपको पढ़ने में मज़ा भी आए। तो सबसे पहले जो आज हमारा लेसन है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा बच्चों, ये रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है समथिंग दैट चेंजेस द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड ब्रिंग्स अपॉन अ न्यू सिस्टम। जो पुरानी चीजों को बदल देता है और नई चीजें लेकर आता है समाज में, उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। ये खाने पीने में हो सकता है, हमारे लाइफस्टाइल में हो सकता है, हमारे एजुकेशन में हो सकता है। तो उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। जैसे अगर मैं इस रिवॉल्यूशन को समझने के लिए ये कहूं कि कोरोना के बाद एजुकेशन में एक रिवॉल्यूशन आया, वो ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा एसेसिबल, ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा पॉपुलर हो गया। इसका मतलब 2020 में लॉकडाउन से पहले, कोरोना के आने से पहले भी ऑनलाइन एजुकेशन था, पर उसका रीच, उसका अवेयरनेस, उसकी पॉपुलैरिटी कम थी। लेकिन लॉकडाउन के आने के बाद ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ने वाले बच्चों का इंटरेस्ट ऑनलाइन में, उनकी मजबूरी हो कि हमें पढ़ना ही है ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन तो ले नहीं सकते, तो ऑनलाइन एजुकेशन आ गया। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाते थे उनको भी ऑनलाइन आना पड़ा, बच्चों को भी ऑनलाइन जाना पड़ा। मतलब ऑनलाइन एजुकेशन एक रिवॉल्यूशन बन गया एजुकेशन में। हेल्थ में अगर मैं बात करूं, उस समय भी डेटॉल हैंड वॉश बनाता था, कुछ ही घरों में हैंड वॉश यूज होता था। लेकिन लॉकडाउन यानी कोरोना आने के बाद हैंड वॉश यूज करना हमारे लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन गया। इसका मतलब हैंड वॉश यूज करना भी एक रिवॉल्यूशन बन गया। मतलब लोग पहले साफ सफाई को जितना इंपॉर्टेंस देते थे उससे कहीं गुना ज्यादा हाइजीन को इंपॉर्टेंस देने लगे लॉकडाउन के बाद। तो ये भी एक रिवॉल्यूशन आया। तो कहने का मतलब ये है, रिवॉल्यूशन का मतलब जो पुरानी चीजों को बदल के नई चीजें मार्केट में लाए, समाज में लेकर आए, उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। मैं पेमेंट की भी बात कर सकता हूं। सोचिए, आज से कुछ 7-8 साल पहले बच्चों, कभी त्योहार आ गया, जैसे फेस्टिवल आ गया, होली आ गया, दिवाली आ गया, क्रिसमस आ गया, पूजा आ गया, ईद आ गया, इन फेस्टिवल्स में लोग एटीएम के बाहर लाइंस लगाते थे कि भाई जो फैमिलीज हैं एटीएम से पैसा निकालेंगी और उस पैसे से मिठाई, कपड़े, गाड़ियां सब खरीदेंगी। लेकिन आज आप फेस्टिवल्स में चले जाइए, त्योहारों में चले जाइए, क्या एटीएम के बाहर आपको भीड़ नजर आती है? नहीं नजर आती। रीजन, पेमेंट में भी एक रिवॉल्यूशन आ गया है, वो है ऑनलाइन पेमेंट। फोन पे, पेटीएम, आपका जी पे, इसके अलावा व्हाट्सएप मनी, ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शंस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि एटीएम से लोगों को आजकल पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी पेमेंट के फील्ड में भी एक रिवॉल्यूशन आया। अब मैं आता हूं लेसन पे। लेसन पे हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कि फ्रांस में वो क्या रिवॉल्यूशन था जिसका असर फ्रांस में तो पड़ा ही, और आने वाले समय में पूरी दुनिया में फ्रांस के उस रिवॉल्यूशन का असर पड़ा। फ्रांस में उसके बाद जो चीज हुई उसको रोल मॉडल बना के बाकी कंट्रीज ने भी उस चेंज को अपने यहां एग्जीक्यूट किया। तो हम बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, फ्रांस में हुआ इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और सबसे बड़ी बात बच्चों, रिवॉल्यूशन ब्लडलेस भी होता है, विथ ब्लड भी होता है। अब ये ब्लडलेस और विथ ब्लड का क्या मतलब है? ब्लडलेस का मतलब होता है बच्चों कि रिवॉल्यूशन खून मांगती है। खून मतलब ये नहीं कि बॉटल में एक बूंद खून निकाले, एक बॉटल खून निकाले और पी लिए, वैसा नहीं होता रिवॉल्यूशन। मतलब कई लोगों की जान चली जाती है बिकॉज पीपल अपोज चेंज।
लोगों को चेंज पसंद नहीं होता। जब कोई नया चेंज आता है तो लोग उसका विरोध करते हैं। तो कई बार ये चेंज ब्लडलेस होता है, लोगों की जान जाती है, और कई बार ये चेंज बिना ब्लड के होता है। जैसे अगर मैं बात करूं इसी लेसन में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रांस में कौन सा सिस्टम था? मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम का मतलब फ्रांस में राजा का शासन था, और जो रॉयल्टी थी, जो राजा था, उसके अकॉर्डिंग समाज को चलना पड़ता था। और साथ ही साथ पैरेलल एक और पावर भी चलती थी, चर्च की। तो चर्च और किंग ये दोनों मिल के पूरे फ्रांस को कंट्रोल करते थे। लेकिन फ्रांस में रिवॉल्यूशन होने के बाद डेमोक्रेसी आई। इसका मतलब मोनार्की से डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, जहां पे लोगों ने वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने और सरकार चुनी। तो इसमें फ्रांस के कई सारे लोगों की जान चली गई, फ्रांस के राजा, उसके जो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, गई। अगर मैं कोरोना की बात करें, जब ऑनलाइन एजुकेशन में आए, कोरोना में कितने लोगों की जान गई? तो वो एक ब्लड वाला रिवॉल्यूशन था। जो पेमेंट रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट की ओर हम गए, क्या उसमें लोगों की जान गई थी? नहीं, वो टेक्नोलॉजी की वजह से वो चेंज आया। तो मैं वही आपको समझा रहा हूं बच्चों, कुछ चेंजेस खून मांगती है, लोगों की जान मांगती है, और कुछ रिवॉल्यूशंस में लोगों की जान नहीं जाती। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। अब सवाल ये है, वाई देर इज अ नीड फॉर रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है? कारण क्या होता है? कारण यह होता है कि जो पुराना सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, वो लोगों के सपनों को, लोगों के ड्रीम्स को, लोगों के एस्पिरेशंस को, समाज को, लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाता। जब कोई सिस्टम लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता, लोग उससे प्रॉब्लम फेस करते हैं, तब उस सिस्टम को चेंज करके कुछ नया लाना पड़ता है। तो फ्रांस में रिवॉल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? वॉट वॉज द रूट कॉज दैट द फ्रेंच पीपल आस्क फॉर रिवॉल्यूशन? फ्रांस में जो ओल्ड स्टेट था वो तीन हिस्सों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर आते थे क्लर्जी। क्लर्जी यानी कि जो चर्च के लोग थे, चर्च के जो फादर थे, ठीक है, क्लर्जी। क्लर्जी के नीचे आता था नोबिलिटी। नोबिलिटी यानी कि किंग्स, जो रॉयल फैमिलीज होते थे, राजा। और उसके बाद आता था कॉमन पीपल। कॉमन पीपल में फार्मर्स, पीजेंट्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, ये सारे लोग आते थे। और फ्रांस में सिस्टम ऐसा था ओल्ड स्टेट का कि जो टैक्स था वो सिर्फ कॉमन पीपल को पे करना पड़ता था। यानी कि क्लर्जी एंड नोबिलिटी वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। आप एक सिचुएशन समझिए, ठीक है, कि दो लोग हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, ए और बी। अब ये दोनों रोज रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं डेली, और रोज खाने का जो बिल है वो ए पे कर रहा है। खाना ए और बी दोनों खा रहे हैं, पर खाने का जो बिल है वो ए पे कर रहा है। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, कब तक ये दोस्ती निभाएगा? एक समय ऐसा आएगा जब ए को लगेगा मेरे साथ तो इनजस्टिस है, दोस्त हम दोनों हैं, खा हम दोनों रहे हैं, मजे हम दोनों करें, पर पेमेंट सिर्फ मैं दे रहा हूं। तो दोनों में लड़ाई होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो कॉमन पीपल में भी तो गुस्सा आएगा कि पूरे फ्रांस में जो क्लर्जी है, जो चर्च है, चर्च के जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो चर्च के फादर हो, पास्टर हो, या चर्च से जुड़े लोग, ये, और नोबिलिटी यानी कि राजा और उसके फैमिली, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता, और पूरा का पूरा टैक्स का बर्डन आम आदमी पे पड़ रहा है। इसको लेके लोगों में गुस्सा था कि वाई ओनली द कॉमन पीपल हैव टू पे टैक्सेस। ये सबसे पहला रूट कॉज था कि पीपल वेर टोटली अनहैप्पी दैट ऑल द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ पेइंग टैक्सेस was on their shoulders, not on clergy and
नोबिलिटी। ये पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि फ्रांस का जो राजा था उस समय का, लुइस 16, वो बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जीता था, बहुत ही ज्यादा अय्याश था। अपना लग्जरी लाइफ जीने के लिए उसको आम आदमी की तकलीफें दिखती ही नहीं थी। एक्चुअल में जो किंग होता है, ही शुड ऑलवेज फोकस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। कौन वहां पे बेंच बार बार हिला रहा है भाई? एक राजा को लगातार अपनी प्रजा के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन फ्रांस का जो राजा था लुइस 16, मैं तुम लोगों को मारूंगा बता रहा हूं, वो लगातार अपने कंफर्ट, अपने एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ के बारे में सोचता था। बहुत ज्यादा याश था उसको। ड्रिंक करना, लाइफ के मजे लेना, अपने बहुत ही शानदार महल में रहना, पैलेस में रहना, लग्जरी पैलेस वर्साइलेस में, वो उसको बड़ा पसंद था। यानी प्रजा को लेके वो बिल्कुल भी इग्नोरेंट था। उसे पर प्रजा की यानी अपने सब्जेक्ट की प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी। एंड थर्ड रीजन, एक्चुअल में फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। आपको ये जानकर हैरानी होगी बच्चों, आज जो दुनिया का सबसे बड़ा राजा बना फिरता है, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका, यूएसए, एक समय यूएसए भी गुलाम था ब्रिटिशर्स का। यानी सोचिए, जो ब्रिटिश कंट्री ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, एक समय वो अमेरिका पे भी रूल करता था। मतलब आज जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका, एक समय वो भी गुलाम था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिशर्स का। और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अमेरिका की हेल्प की थी फ्रांस ने। यानी अमेरिका को आजादी दिलाने में इंग्लैंड से फ्रांस ने हेल्प की थी, फ्रांस ने अपनी आर्मी भेजी थी। और आपने जो यूएसए का फेमस वो देखा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एक्चुअल में फ्रांस ने गिफ्ट किया था अमेरिका को इंग्लैंड से आजादी मिलने पे। एक तो फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की, अमेरिका जब उस वॉर को जीत गया तो एज अ गिफ्ट, एज अ जेस्चर, फ्रांस ने वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को भेजा। तो फ्रांस ने अपनी आर्मी भेजी, अपने रिसोर्सेज, अपना पैसा, अपने लोग दिए। तो इससे फ्रांस का खजाना खाली हो गया था। मींस बिकॉज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द वॉर, द ट्रेजरी ऑफ द फ्रांस गवर्नमेंट, नॉट फ्रांस गवर्नमेंट, आई वुड से फ्रांस रॉयल्टी, मतलब फ्रांस में उस समय कोई गवर्नमेंट तो थी नहीं, कोई चुनी हुई सरकार तो थी नहीं, राजा था, राजा का पावर था। तो राजा का जो खजाना था, जो रॉयल ट्रेजरी था, वो खाली हो गया था। क्यों? उसने आर्मी और अपने लोग अमेरिका के साथ भेजे थे लड़ने के लिए। इसके लिए फ्रांस का जो खजाना था वो बिल्कुल एम्प्टी हो गया था। और उस खजाने को भरने के लिए फ्रांस के राजा ने, लुइस 16 ने, बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज कर दिया था फ्रांस के ऊपर, मतलब फ्रांस के आम लोगों के ऊपर टैक्स को कई गुना बढ़ा दिया था। और उसी साल फ्रांस में बहुत ठंड पड़ी थी, बहुत भयानक फ्रॉस्ट पड़ा था, जिससे फ्रांस की जो फसल थी, जो क्रॉप्स थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। और वहां पे यानी लोगों के ऊपर डबल मार पड़ गई, एक तो उनकी फसल बर्बाद हो गई और ऊपर से फ्रांस के राजा ने उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। तो लोग और ज्यादा क्रोधित हो गए, और ज्यादा गुस्सा हो गए, उनके अंदर और ज्यादा फ्रांस के राजा को लेके उनके मन में और ज्यादा क्या बोलते हैं, गुस्सा, रेज बढ़ गया। तो ये कुछ रीजंस थे। एक और, फ्रांस को अपने कॉलेजेस चलाने के लिए, अपनी बहुत बड़ी आर्मी थी फ्रांस की, उसको मेंटेन करने के लिए भी फ्रांस को पैसे की जरूरत थी। और इसीलिए फ्रांस के राजा ने डिसाइड किया कि वो लोगों पे टैक्स बढ़ा देगा। तो ये कुछ बेसिक रीजंस थे जिससे लोगों के अंदर आ गया ये कि बस अब बहुत हुआ, अब हम रिवॉल्यूशन लाएंगे, अब मोनार्की को खत्म करेंगे और फ्रांस में लोगों की चुनी हुई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, ये जो सिस्टम था फ्रांस में, इसको कहते थे ओल्ड रेजीम, ओल्ड रेजीम, ये जो सिस्टम था, ठीक है।
जो फ्रांस में चला आ रहा था, जिसमें क्लर्जी यानी चर्च, नोबिलिटी यानी रॉयल, किंग राजा, मंत्री उनके परिवार जो नोबल्स थे, इन लोगों को टैक्स देने से छूट थी। इसके अलावा इनको और भी कुछ राइट्स मिले हुए थे, जिसको कहते थे फ्यूडल प्रिविलेजेस। इन दोनों को एक तो टैक्स नहीं देना था, ये तो उनको सबसे बड़ा फेवर यही था कि आपको टैक्स नहीं देना है, मतलब मजे करो फ्रांस में, रूल करो, एंजॉय करो, और आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। इसके साथ साथ इनको मिला हुआ था कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस। ये फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या था? फ्यूडल प्रिविलेजेस का मतलब, मैं दिख रहा हूं ना, कि जैसे मान लीजिए कॉमन पीपल में कौन आते थे बच्चों? पीजेंट्स, फार्मर्स, लॉयर्स, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स। इनको इनके यहाँ सर्विस देना था फ्री में। जैसे मान लीजिए अगर मैं फ्रांस में उस समय ओल्ड रेजीम में मैं एक फार्मर हूं, एक किसान हूं, तो मुझे इसके यहाँ जो नोबिलिटी है, मान लीजिए एक मिनिस्टर ने मुझे बुलाया अपने घर, बोला कि मेरे यहाँ ये काम तू कर, मुझे करना पड़ेगा बिना पेमेंट के, बिना पैसे के मुझे इनके यहाँ काम करना पड़ेगा। वो उनके खेतों में हो सकता है, उनके घर में हो सकता है, और बदले में मुझे एक पेनी भी नहीं मिलेगा। तो ये था फ्यूडल प्रिविलेजेस। और कॉमन पीपल के ऊपर बच्चों 2 प्रकार का बर्डन था। इनको 2 प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे। एक था टिथे, ये टैक्स जाता था चर्च को, जो कि 1/10 था। अगर आप एक किसान है और आप जितना फसल उगा रहे हैं उसका 1/10 आपको चर्च को देना पड़ेगा। ये कौन सा टैक्स था? टिथे। इसके अलावा फ्रांस के किंग को एक और टैक्स देना पड़ता था, डायरेक्ट टैक्स, जो कि था टेल। मतलब फ्रांस के कॉमन पीपल को 2 प्रकार का टैक्स देना पड़ता था। एक, अपनी फसल का, अपनी कमाई का 1/10 चर्च को देना पड़ेगा, ऊपर से जो बचा उसमें से कुछ टैक्स फ्रांस के राजा यानी रॉयल ट्रेजरी में भी देना पड़ेगा, जो कि था टेल। ये 2 प्रकार के टैक्सेस कॉमन पीपल को देना पड़ेगा। यानी सोचिए उस समय आम आदमी की हालत कितनी ज्यादा खराब थी। तो ये था ओल्ड रेजिम। अब लुइस 16 जो उस समय फ्रांस का राजा बना, मैंने आपको बताया उसको ट्रेजरी, उसको खजाना खाली मिला, उसकी आदत भी बहुत लग्जरियस लाइफ जीने की थी, एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जीने की थी। और अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए इन्होंने मदद की अमेरिका की। इसके लिए फ्रांस का ट्रेजरी पूरी तरह खाली हो गया था। इसके अलावा फ्रांस के कॉलेजेस, स्कूल्स और आर्मी को मेंटेन करने के लिए भी पैसे की जरूरत थी। तो डिसाइड किया गया कि टैक्स बढ़ाया जाएगा, और इसके लिए मीटिंग बुलाई जाती थी। इसको कहते थे स्टेट जनरल। ये जो उस समय का समय था उसको कहते थे ओल्ड रेजिम, और इन तीनों को कंबाइनली कहते थे स्टेट जनरल। क्या कहते थे? स्टेट जनरल। ये था फर्स्ट स्टेट, ये सेकंड स्टेट और ये थर्ड स्टेट। इन तीनों को एक साथ कहा जाता था स्टेट जनरल, और इनकी मीटिंग बुलाई जाती थी, और उस मीटिंग में डिसाइड होता था कि फ्रांस में टैक्स कितना लगेगा। पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट था। वो ट्विस्ट ये था कि एक आदमी एक वोट वाला सिस्टम नहीं था बच्चों। यहां पे एक स्टेट एक वोट, यानी क्लर्जी के पास एक वोट, नोबिलिटी के पास एक वोट, कॉमन पीपल के पास एक वोट। तो मुझे एक बात बताइए, जब टैक्स बढ़ाने की बात आएगी, ये दोनों बोलेंगे बढ़ा दो, मेरे बाप का क्या जाता है, क्योंकि इनको तो टैक्स पटाना नहीं है। ये बेचारा हमेशा मना करेगा कि नहीं, हमको नहीं देना है, टैक्स मत बढ़ाइए। लेकिन हर बार 2-1 से ये हारेंगे कि नहीं हारेंगे, बताइए मेरे। अब क्लर्जी में भी 300-400 लोग होंगे। फ्रांस में कितने सारे चर्च रहे होंगे, उनके जो लोग हैं वो अलग अलग रहे होंगे। इसके अलावा राजा, उसका परिवार, मंत्री, उनके परिवार। लेकिन इनका पॉपुलेशन कितना होगा? 800, 1000, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। और बाकी जो मिलियंस का पॉपुलेशन था वो किसमें आता था? कॉमन पीपल, यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थर्ड स्टेट में आता था। पर इनको वोट कितना मिलता था? वोट का पावर क्या था? सिर्फ एक। इसी वजह से हर बार 2-1 से हार जाएंगे।
ऑटोमेटिक था। तो ये डर भी था। और जानते हैं स्टेट जनरल की लास्ट मीटिंग कब बुलाई गई थी? 1614 में। और अभी क्या चल रहा था? 1789 का समय चल रहा था। मतलब 150-160 साल पहले इसकी आखिरी बार मीटिंग बुलाई गई थी। और मीटिंग बुलाने का पावर भी किसके हाथ में था? नोबिलिटी के हाथ में। यानी नोबिलिटी ही डिसाइड करता था मीटिंग कब बुलाया जाएगा, कब नहीं। तो इस बार जो मीटिंग थी वो फिर से रखी गई। लेकिन इस समय फ्रांस में पूरा टर्मोइल चल रहा था। फ्रांस की हालत बहुत खराब थी। क्यों? अब उसको देखते हैं। एक तो बच्चों फ्रांस का पॉपुलेशन 1715 में था 23 मिलियन। और ये पॉपुलेशन 1789 आते आते 28 मिलियन हो गया था। मतलब फ्रांस का पॉपुलेशन कुछ 5 मिलियन 50 लाख बढ़ गया था। तो इसके अलावा फ्रांस में जो खाने पीने की कीमतें थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और इस समय एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था जिसको कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। फ्रांस में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था जिसको क्या कहा गया? सबसिस्टेंस क्राइसिस। ये क्या होता है? जब खाने पीने की चीजें, जो बेसिक आइटम्स है, मैं लग्जरी आइटम्स की बात नहीं कर रहा हूं, आदमी की बेसिक जरूरत क्या होती है बच्चों? रोटी, है ना, नमक, दाल, चावल, ये। तो ये जब चीजों का रेट इतना हाई हो जाए कि आम आदमी के लिए उसको परचेस करना बिल्कुल मुश्किल हो जाए, उसे कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। सच अ सिचुएशन where the basic items of human survival becomes very high that it becomes almost impossible for common people to purchase। तो फ्रांस में यह सिचुएशन था। फ्रांस का स्टेपल डाइट था ब्रेड। उसकी कीमत बहुत बढ़ गई थी। और ऊपर से फ्रांस में उस साल पड़ा था, मैंने क्या कहा था? फ्रॉस्ट। बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी जिससे फसल भी खराब हो गई थी। तो इस वजह से फ्रांस में जो कीमतें थी खाने पीने की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और साथ ही साथ फ्रांस में एक और प्रॉब्लम चल रहा था, जो बेसिक फूड आइटम्स था उसका रेट तो बढ़ ही गया था। जो लोग थे वो लगातार, जो क्यूज थे, जो लाइंस थे, उसमें वो लगातार खड़े हो रहे थे। उनको वहां से भगाया जा रहा था। खाना था नहीं वहां पे। तो फ्रांस में सिचुएशन बद से बदतर होती चली गई थी। और इस समय मीटिंग बुलाई गई स्टेट जनरल की। उस मीटिंग में, वो जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे क्लर्जी के, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे नोबिलिटी के। और दोनों एक दूसरे को फेस करते हुए आमने सामने बैठे थे वर्साइलेस में। वर्साइलेस जो राजा का महल था। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो पीछे खड़े हुए थे। और आपको ये पता होगा कि वुमेन, जो औरतें थी, जो पीजेंट्स, किसान थे, उनको वहां पे आने का राइट नहीं था। तो उन लोगों ने कुछ 40,000 लेटर्स लिख के अपनी परेशानी, अपने प्रॉब्लम्स को थर्ड स्टेट के साथ भेजा था। राजा ने फिर से कहा कि एक स्टेट एक वोट। लेकिन लोग अब चाहते थे 1 पर्सन 1 वोट, एक आदमी एक वोट। और इसके बारे में चर्चा की थी सबसे पहले अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रोसेयू ने। एक्चुअल में जो समय बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे, फिलोसोफर कौन होते हैं बच्चों? समाज के चिंतक। वो लोग जो पढ़े लिखे होते हैं। और उनका यह मानना होता है कि जो राइट है किसी का समाज में स्टेटस, इट शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय बर्थ बट इट शुड बी डिसाइडेड ऑन मेरिट। कोई समाज में किस जगह पे आएगा, हाई पोजीशन, लो पोजीशन, ये वो कहां जन्म लिया ये डिसाइड ना करे, वो कितना टैलेंटेड है, कितना पढ़ा लिखा, इससे डिसाइड हो। जैसे अगर कोई राजा का बेटा है तो वो राजा होगा ये ना हो कि भाई तुम राजा के परिवार में पैदा हो, तुम राजा हो। आपने फेमस डायलॉग सुना होगा सुपर 30 में, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है? कि आपका जो स्टेटस है समाज में वो डिसाइड करेगा आपका स्किल, आपका टैलेंट, आपका मेरिट, ना कि आपका बर्थ। तो इन चीजों को डिस्कस कौन करते थे? फिलोसोफर्स, जो कि पढ़े लिखे लोग थे थर्ड स्टेट के, यानी पढ़े लिखे लॉयर, डॉक्टर। इनका मानना था जो एब्सोल्यूट राइट
जो एकदम अनलिमिटेड पावर दिया गया है राजा को, नोबिलिटी को, वो उनसे छीना जाए। समाज में डेमोक्रेसी है, लोग अपनी सरकार चुने। तो इन इस तरह की चर्चाएं जो फिलोसोफर्स थे वो अपनी किताबों में करते थे। उसी में एक फेमस किताब थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें रोसेऊ ने लिखा था कि एक आदमी के पास एक वोट होना चाहिए। तो लोग यही चाह रहे थे कि एक आदमी एक वोट, लेकिन राजा ने ऐसा करने से मना कर दिया कि भैया ऐसा नहीं। उसको पता था एक आदमी को एक वोट मिलेगा तो थर्ड स्टेट का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जीतेगा कौन वोटिंग में? थर्ड स्टेट। और इससे क्लर्जी और नोबिलिटी के पास जो पावर है वो चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, और कोई भी नहीं चाहता उसके पास से पावर चला जाए। तो उसने मना कर दिया। तो इस बात से गुस्से में थर्ड स्टेट ने मीटिंग को बॉयकॉट किया। बॉयकॉट मतलब वो मीटिंग से बाहर निकल गए, और वो जमा हुए एक टेनिस कोर्ट में, एक इंडोर टेनिस कोर्ट में, और उनने खुद को नाम दिया नेशनल असेंबली। उन्होंने खुद को क्या नाम दिया? नेशनल असेंबली की। अब फ्रांस की पूरी तकदीर, फ्रांस का पूरा डिसीजन ये नेशनल असेंबली लेगा। फ्रांस में राजा का कोई पावर नहीं होगा, हम राजा का पावर नहीं मानेंगे, हम हैं वॉइस ऑफ फ्रांस। वॉइस ऑफ फ्रांस। इन लोगों ने कहा कि अब हम फ्रांस की सरकार बनाएंगे, और इन्होंने खुद को नाम दे दिया नेशनल असेंबली। और इन लोगों ने कह दिया अब हम राजा वाजा को नहीं मानते। और लोग कहां जमा हुए थे? इंडोर टेनिस कोर्ट वर्साइलेस में। और इस दौरान तो ये कहां जमा हुए थे? इंडोर टेनिस कोर्ट वर्साइलेस में। और इनके फैक्शन को, इनके ग्रुप को लीड कर रहे थे कौन? मीराबियू और एबीसीएस, यानी थर्ड स्टेट जिन्होंने खुद को नाम दिया था नेशनल असेंबली, इनको लीड कर रहे थे मीराबियू और एबीसीएस। मीराबियू खुद एक नोबल फैमिली में जन्म लिया था, और वो खुद ही इसके अगेंस्ट था नोबिलिटी के। क्यों? उसको पता था कि जो नोबिलिटी है वो इनजस्टिस है, मतलब गलत का है, और इसने डिसाइड किया मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। तो मीराबियू और एबीसीएस इनको लीड कर रहे थे, और 20 जून को ये जमा हुए थे वर्साइलेस के टेनिस कोर्ट पे, जाने डिसाइड किया कि हम फ्रांस की तकदीर अब खुद लिखेंगे। जब लुइस 16 को इसके बारे में पता चला तो वो डर गया। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी आर्मी से कहेगा कि वो इनके खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन उसका साथ देने से आर्मी ने ही मना कर दिया। आगे क्या हुआ, इसके बाद फ्रांस में क्या सिचुएशन आया, क्या फ्रांस में डेमोक्रेसी आई, राजा ने क्या किया, क्या हुआ आगे, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।